प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज का जो हमारा विषय है वो है डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का डिबाई मॉडल या डिबाई सिद्धांत। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या के लिए ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम, आइंस्टीन का मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों को दूर करने के लिए डिबाई नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया, जिसे डिबाई सिद्धांत कहते हैं। ये जो डिबाई सिद्धांत है वो निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। तो कौन कौन सी अवधारणा है जिनको बेस मानकर डिबाई ने जो है अपना सिद्धांत दिया। डिबाई ने ठोस को समदैशिक, प्रत्यास्थ, सममांगी और सांत्यातक माध्यम माना। ठोस का प्रत्येक परमाणु युग्मित दोलक के समान कार्य करता है, यानी ठोस जो है स्वतंत्र दोलक के रूप में व्यवहार न करके युग्मित दोलक के रूप में व्यवहार करता है। यह डिबाई ने अपने सिद्धांत में माना। और इस युग्मित तंत्र के कंपन प्रसामान्य विधाओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। n परमाणु वाले ठोस में कुल 3n प्रसामान्य विधाएं होती हैं और जिनकी आवृत्ति 0 से डिबाई अंतक आवृत्ति यानी डिबाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी तक कुछ भी हो सकती है। यानी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 0 से ओमेगा डी के बीच में होगी। ये जो अंतक आवृत्ति है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ओमेगा डी, इसको हम डिबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति भी कहते हैं, डिबाई करैक्टरिस्टिक्स फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। यह जो तथ्य या प्रतिबंध है वो इस तथ्य पर आधारित है कि क्रिस्टल में 2a से कम तरंग दैर्घ्य है, यानी लैम्डा लेस देन 2a वाली तरंगें संचरित नहीं होती हैं। इस तथ्य का अध्ययन हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। प्रसामान्य विधाओं की आवृत्ति 0 से अंतक आवृत्ति यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक सतत परिवर्तित होती है और डिबाई अंतक आवृत्ति का जो मान है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विधाओं में समान रहता है। ये डिबाई के हाइपोथेसिस हैं और इन पर बेस्ड फिर डिबाई ने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो आगे देखिए कि डिबाई की परिकल्पना के अनुसार आवर्ती परास न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू में जो कंपन विधाओं की संख्या होती है वो होती है सिग्मा न्यू डी न्यू इक्वल टू 9n न्यू स्क्वायर अपॉन न्यू डी की पावर क्यूब डी न्यू। यानी आवर्ती परास जो है न्यू से और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में जो कंपन विधाओं की संख्या है हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और इसको हम नेक्स्ट जो भी अगला वीडियो बनाएंगे उसमें इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्रत्येक ऑसिलेटर है, परमाणु दोलित्र है, उसकी जो औसत ऊर्जा को हमने ई बार से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और कंपन विधाओं की जो संख्या हमारे पास सिग्मा न्यू डी न्यू है, तो ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ई बार को सिग्मा न्यू डी न्यू से कर दीजिए और जो लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से न्यू डी तक, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक। तो जो ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा है U इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी ई बार सिग्मा न्यू डी न्यू। यहाँ पर न्यू डी जो क्या हो जाएगी? डिबाई अंतक आवृत्ति
या अधिकतम कंपन आवृत्ति को ये रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। और जो माध्य ऊर्जा है उसका मान जो होता है ई बार इक्वल टू एच न्यू ब्रैकेट 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी -1 ब्रैकेट बंद। ये जो हमने आइंस्टीन के सिद्धांत में कैलकुलेट किए वही ऊर्जा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखिए, तो अब क्या करेंगे, एक तो ई बार का मान और सिग्मा न्यू डी न्यू का जो मान है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे कुल आंतरिक ऊर्जा वाले। तो क्या हो जाएगी कुल आंतरिक ऊर्जा, U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी 9n न्यू की पावर क्यूब h अपॉन न्यू डी की पावर क्यूब ब्रैकेट 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी -1 ब्रैकेट बंद डी न्यू। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है वो ठोस पदार्थ की क्या होती है, डी यू अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मोलर जो विशिष्ट ऊष्मा है प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो कांस्टेंट राशि है वो तो बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, और बाकी का अवकलन है जो कर दीजिए। तो 9na h अपॉन न्यू डी की पावर क्यूब इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी डी अपॉन डी टी ब्रैकेट 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी -1 ब्रैकेट 1 न्यू क्यूब डी न्यू। ये राशि हमारे पास बचेगी। ठीक है। यहाँ पर n के स्थान पर Na लिखा है क्योंकि मोलर विशिष्ट ऊष्मा के केस में n इक्वल टू Na होता है। ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, इजी है। अब क्या करेंगे, अब इसका ये जो अंदर की राशि है इसमें d अपॉन डी टी है, यानी इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो ये जो आगे के स्टेप है हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 9na h स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर न्यू डी की पावर क्यूब इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट एच न्यू अपॉन के टी ब्रैकेट 1 न्यू की पावर 4 डी न्यू अपॉन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी ब्रैकेट 1 -1 का ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो पद है हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, अब इसको हल करना है तो हम मान लेते हैं कि जो है एच न्यू अपॉन के टी इक्वल टू एक्स तथा डी बाई ताप जो है थीटा डी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू डी अपॉन के। अब हम लिमिटेशन देखते हैं कि न्यू इक्वल टू 0 पर तो एक्स इक्वल टू 0 है, और न्यू इक्वल टू न्यू डी पर क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा एच न्यू डी अपॉन के टी, और एच न्यू डी अपॉन के को मैं थीटा डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा थीटा डी अपॉन टी। यानी ये जब एक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो अब इसकी लिमिट जो क्या हो जाएंगी 0 से थीटा डी अपॉन टी। तो ये हो जाएगा सी वी इक्वल टू 9na के ब्रैकेट टी अपॉन थीटा डी की पावर होल पावर 3 इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी अपॉन टी एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स -1 का पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स। ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी हमें। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, Na के जो राशि है वो किसके बराबर होती है, कैपिटल आर के, गैस नियतांक के। तो Na के इक्वल टू आर दीजिए तो ये पूरा पद हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमें विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला जो प्राप्त हुआ है। अब इसका हम अध्ययन करेंगे एक तो निम्न ताप पर और एक उच्च ताप पर, कि ये प्रायोगिक मानों जो कर्व हमारे पास प्राप्त हुआ है उसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो पहला केस देखिए निम्न ताप पर। निम्न ताप का मतलब है एच न्यू ग्रेटर देन के टी, यानी
टी है जो लेस देन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन के टी ग्रेटर देन 1 या थीटा डी अपॉन टी टेंड्स टू इन्फाइनिट। अब ये जो केस अप्लाई करोगे तो इसमें सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9r टी अपॉन थीटा डी की ब्रैकेट की पावर 3 जीरो से इन्फाइनेट एक्स की पावर 4 ई एक्स अपॉन ई एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये एक मानक समाकलन है, स्टैंडर्ड समाकलन है, तो इसका मान हम जानते हैं कि इसका जो मान होता है 4 पाई की पावर 4 अपॉन 15। तो ये मानक समाकलन से यानी स्टैंडर्ड समाकलन से मान इसमें रखेंगे और इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास सी वी इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 12 अपॉन 5 पाई की पावर 4 आर ब्रैकेट टी अपॉन थीटा डी ब्रैकेट बंद की पावर 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये तो बाकी लगभग सब कांस्टेंट है, यानी सी वी जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी क्यूब। और वही हम कह रहे हैं कि जो प्रायोगिक जो वक्र हमें प्राप्त हुआ था वो टी की पावर क्यूब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सी वी वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो निम्न ताप पर टी की पावर क्यूब के अकॉर्डिंग चेंज होता है, परिवर्तित होता है, और जो हमारा डिबाई है सिद्धांत उसके अकॉर्डिंग भी टी की पावर क्यूब के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है। यानी ये सहमति प्रदान करता है, प्रायोगिक और जो डिबाई का जो सिद्धांत है दोनों सहमति प्रदान करते हैं। आगे देखिए, उच्च ताप पर यानी एच न्यू लेस देन के टी, यानी एच न्यू अपॉन के टी लेस देन 1 या थीटा डी अपॉन टी लेस देन 1, तो उस केस में ई एक्स क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 1 प्लस एक्स, इसकी खोल लीजिए 1 प्लस एन एक्स प्लस आगे एंड सॉन, और जो हायर टर्म है उसको हमने नेगलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, सॉरी ई की पावर एक्स जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो उस प्रकार से इसको खोल लीजिए और ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसी से हम करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस 1 कितना किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो इसका मान रख दीजिए, तो सी वी इक्वल टू हमारे पास ये पद प्राप्त हो जाएगा 9r ब्रैकेट टी अपॉन थीटा डी की पावर क्यूब जीरो से इंटीग्रेशन जीरो से थीटा डी अपॉन टी एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको दो भागों में ब्रेक कर लिया हमने और इसको हल कर लीजिए। हल जब करेंगे तो हमारे पास जो है पद प्राप्त होगा 3r ब्रैकेट 1 प्लस 3 थीटा डी अपॉन 4t, ठीक है। और जो थीटा डी अपॉन टी है वो लेस देन 1 है, यानी 1 के कंपैरिजन में ये जो वाला पद है उसको हम नगण्य मान सकते हैं, तो एप्रोक्स हो जाएगा ये 3r के बराबर। यानी उच्च ताप पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है वो 3r के बराबर है, और यही हमने ड्यूलॉक-पेटिट के नियम में भी प्रूव किया था, ठीक है। यानी डिबाई का जो सिद्धांत है वो प्रायोगिक परिणामों को संतुष्ट करता है। आगे देखिए, ये जो कर्व है सी वी वर्सेस टी के बीच में ये कर्व है, और इसमें ये तो हमारे पास जो प्रायोगिक वक्र था वो प्राप्त हुआ है, और ये जो डॉटेड से दिखा रखा है वो हमारा डिबाई के द्वारा है। डिबाई के द्वारा जो कर्व प्राप्त हुआ है वो डॉटेड से दर्शा रखा है, और जो प्रायोगिक कर्व है हमारे पास वो ये सतत लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। यानी ये जो डिबाई का जो सिद्धांत है वो प्रायोगिक जो मानों है से सहमति प्रदान करता है। लेकिन इस डिबाई के सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं, वो कमियां क्या क्या हैं उनको देखिए। देखो, शॉर्ट कमिंग ऑफ डिबाई थ्योरी, डिबाई सिद्धांत की क्या कमी है। एक तो डिबाई ने ठोसों में परमाणु का जो कंपन है वो सतत माध्यम में माना है,
जबकि ठोस विविक्त आयनों से मिलकर बना होता है। जो डिबाई ने जो हाइपोथेसिस की थी, सतत माध्यम माना था, लेकिन ठोसा का जो माध्यम है वो विविक्त आयनों से मिलकर बना होता है। दूसरा, डिबाई ने ठोसों की क्रिस्टलीय संरचना पर विचार नहीं किया, यानी ठोसों की क्रिस्टलीय संरचना किस प्रकार की होती है उस पर इस सिद्धांत में कोई विचार नहीं किया गया है। डिबाई ने यह माना कि ठोस में जो ध्वनि का वेग है सभी तरंग दैर्ध्य के लिए समान होता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से ध्वनि का जो वेग है वो भी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। चौथा देखिए, डिबाई सिद्धांत में विशिष्ट ऊष्मा का जो व्यंजक हमने ज्ञात किया है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का योगदान नगण्य माना है, जबकि वैज्ञानिक कीसम के अनुसार यानी 1 केल्विन ताप पर जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति है जो है उसका विशिष्ट ऊष्मा में योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। जब न्यून ताप होता है तो उस केस में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की जो गति है उसका विशिष्ट ऊष्मा में योगदान इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा, डिबाई सिद्धांत में डिबाई ताप को स्थिर माना है, जबकि प्रायोगिक रूप से जो थीटा डी है वो ठोस के ताप पर निर्भर करता है। तो ये कुछ कमियां डिबाई सिद्धांत में भी रही, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप हमें प्राप्त हुए। धन्यवाद।